तो देखिए, गुड हैबिट्स की अगर हम बात करें तो वो हम उस बेसिस पर कहना चाहेंगे कि ऐसा क्या काम है जो हम करें, कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको हम रखें, या फिर किस डायरेक्शन में हम मूव करें ताकि हम अपने गोल के पास जाएं, बजाय कि उससे दूर जाने की। वही हैबिट गुड हैबिट में काउंट होएगी। सभी का गोल है मुझे एक हेल्दी लाइफ जीनी है। भाई बीमार होके कौन जीना चाहेगा? तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने वाली हैबिट्स को हम बोल सकते हैं कि वो गुड हैबिट्स हैं, राइट। सभी चाहते हैं कुछ बड़ा अचीव करें, कुछ अच्छे पोस्ट पर बैठें, अच्छे कोई एग्ज़ाम्स क्लियर करें। तो जो हैबिट्स हमारी पढ़ाई इम्प्रूव करें वो गुड हैबिट्स हैं। तीसरी चीज़, हम ये चाहते हैं कि आसपास जितने भी सारे लोग हैं सभी अच्छे से रहें, हमारे साथ अच्छे से रहें, एंजॉय करें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो हमसे, हमको किसी से प्रॉब्लम ना हो, और कुछ एक अच्छा काम हम ऐसा करें सब लोग मिलकर एक टीम की तरह। तो जो हैबिट्स हमको बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कराने में ज़्यादा बेनिफिशियल हों उनको भी हम बोल सकते हैं कि गुड हैबिट्स हैं, ठीक है। जैसे लैंग्वेज। अब कोई पर्सन है जो ख़राब लैंग्वेज बोलता है तो डेफिनेटली लोग उससे बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन कोई पर्सन है जो बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलता है, जिसको अच्छे अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स पता है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अच्छी है, तो आप चाहेंगे कि आप भी उससे बात करें। तो वो हम बोल सकते हैं कि जो हैबिट हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें वो गुड हैबिट्स में काउंट हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मैं एक स्टूडेंट, एक इंडियन स्टूडेंट जो 12th क्लास में है या 11th क्लास में है या फिर 12th क्लास पास करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, 16, 17, 18, 19 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि ये गुड हैबिट्स में काउंट होंगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी हैबिट अगर डेवलप करनी है तो आपको अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। अब थॉट्स को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि थॉट्स ओरिजिनेट कैसे होती हैं तो थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। थॉट्स ओरिजिनेट होती हैं उस पॉइंट पे जिस पे हम कंसंट्रेट ज़्यादा करते हैं, जिस पे हम ध्यान ज़्यादा लगाते हैं, ओके। सपोज करिए मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक रेड कलर की लंबी कार है। इमेजिन करिए मेरे पास एक रेड कलर की लंबी कार है। तो आप लोगों की थॉट्स डेफिनेटली यही सोचेंगी कि रेड कलर कैसा है, कार कैसी होगी, कौन सी कार होगी, कितनी महंगी होगी, कैसी दिखती होगी, ठीक है। ना कि आप ये सोच रहे होंगे कि हाथी के दो सींग ऐसे होते हैं या दो सींग ऐसे होते हैं या कैसे होते हैं, हाथी की सूंड कैसी होती है। डेफिनेटली अगर मैं कार की बात कर रहा हूँ तो आपका ध्यान कार की तरफ ही जाएगा, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन आपकी थॉट्स बिल्कुल कार की तरफ चली गई, हाथी की तरफ नहीं जाएंगी, क्योंकि हाथी का मैंने कहीं जिक्र ही नहीं किया था। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया छोटा सा कि हमारी थॉट्स उस साइड में ज़्यादा जाएंगी जहाँ हमारा ध्यान है, करेक्ट। अब ध्यान को मैनेज करना ये आसान काम है। जो चीज़ हमारी आंखों के सामने होती है उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। तो आप अपने सबसे पहले तो गुड हैबिट्स में अपनी सराउंडिंग्स को देखिए। आपकी सराउंडिंग में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है या गंदगी फैली हुई है, या फिर एक ऐसा रूम है जो बिल्कुल एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट का होना चाहिए, साफ साफ बुक्स रखी हुई हैं एक प्रॉपर जगह पे, अच्छे पेन रखे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल बेडशीट एकदम साफ है, बिल्कुल सही कर रखी है, या फिर तकिए इधर उधर उल्टे सीधे पड़े हैं, कहीं चप्पल फेंक रखी है, तौलिया फेंक रखा है, टी शर्ट फेंक रखी है, ठीक है। तो अगर आपके सामने अच्छी बुक्स हैं, एक अच्छा कैलेंडर है जिसमें आपने मार्क कर रखा है कि इस डे को मेरे को ये गोल अचीव करना है, इस डे को मेरे को ये गोल अचीव करना है ना। अगर एक अच्छा कैलेंडर है, एक अच्छा आपने चार्ट बनाया हुआ है, एक बोर्ड रखा हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई आज ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये देखिए कि ये भी एक हैबिट है। रूम मैनेजमेंट, सराउंडिंग्स मैनेजमेंट। अपने रूम को, अपनी सराउंडिंग्स को इस ढंग से मैनेज करके रखिए कि आपकी आंखों के सामने जो चीज़ हो वो बिल्कुल आपका ध्यान उस साइड में लेकर जाए जहाँ होना चाहिए। रूम को सुबह उठो, उठते ही बिल्कुल साफ़ करो बढ़िया ढंग से, और अपने बुक्स और अपना चार्ट प्रिपेयर करो कि आज मेरे को ये काम करने हैं, ये पढ़ना है, इस टॉपिक में ये करना है, मैथ्स में 5 क्वेश्चंस करने हैं,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 10 क्वेश्चंस करने कंटिन्यूटी के, असाइनमेंट दिया हुआ है वो असाइनमेंट करना है, तो उन चीज़ों को एक चार्ट पे अपना नोट कर लो, ठीक है। या फिर कोई बोर्ड ले लो, उस बोर्ड पे नोट कर लो, या फिर बिल्कुल सिंपल एक पेपर ले लो, उस पेपर पे लिख कर उस पेपर को चिपका दो, चिपका नहीं रहे तो टेबल पे रख दो, ठीक है। चप्पल वगैरह उनको बाहर उतार दो, कमरे को थोड़ा साफ रखो, तो ये भी एक गुड हैबिट में हम बोल सकते हैं कि काउंट होगी। ओके, फर्स्ट थिंग। अब देखिए ये जो हैबिट जो मैंने बताई ये आपकी स्टडीज़ के ओरिएंटेड एक हैबिट हो गई कि अपने रूम को साफ करना और अपना चार्ट प्रिपेयर करना कि मुझे आज क्या काम करना है। स्टडीज़ से रिलेटेड और हैबिट्स ये हो सकती हैं, जैसे डेली अपनी एक हैबिट बना लो कि रात को सोने से पहले मैं पूरे दिन का रिवाइज करूँगा कि आज क्या हुआ था। या फिर आप जब भी लेजी फील कर रहे हो कि मुझसे कुछ करा नहीं जा रहा, मुझसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, तो अपने नोट्स खोल के, ठीक है भाई नया टॉपिक नहीं पढ़ूंगा तो मैं कुछ पुराना रिवाइज कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, मैं नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं थोड़ा थका हुआ फील कर रहा हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, मैं जो पुराना क्वेश्चन है उसी को रिवाइज करूँगा, एक बार देख लूँगा कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन करे। और कुछ नहीं तो बस इतना कर लो, ये काउंट कर लो कि इस चैप्टर में मैंने कितने क्वेश्चन करे। सिंपल, ठीक है। क्योंकि अगर आपके ध्यान पढ़ाई की तरफ रहेगा तो आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसी बारे में सोच लोगे जो कि आपको काम में आएगा। ऑन दी अदर साइड, अगर आपने सोचा कि मैं बोर हो रहा हूँ और आप लेट गए फ़ोन चलाने, यूट्यूब चला के बैठ गए, भाई मैं बोर हो रहा हूँ थोड़ी देर यूट्यूब चलाऊंगा, तो समझ लो आप गलत डायरेक्शन में चले गए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे आपको वीडियोस दिखेंगी, फिर आपका ध्यान उन साइड में डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। कोई अच्छा, मान लो कोई अच्छी गाड़ी दिख गई, फिर आप गाड़ियों के बारे में सर्च कर रहे हो, कोई अच्छा घर दिख गया, फिर आप लोकेशंस के बारे में सर्च कर रहे हो, घूमने की जगहें ढूंढ रहे हो, कुछ और। यूट्यूब पे तो फ़नी वीडियोज़ इतनी सारी हैं, आपने एक फ़नी वीडियो देख ली, फिर दूसरी देख ली, तीसरी देख ली, फिर पता चलता है 1 घंटा हो गया, आप 1 घंटे से फ़नी वीडियोज़ ही देख रहे हो। और खुश महसूस होने की बजाय आपको उल्टा ख़राब फील हो रहा है कि यार मैंने 1 घंटा ख़राब कर दिया। तो देखो, एक तो पहले 1 घंटा पहले आप वैसे बोर हो रहे थे, लेजी फील कर रहे थे, 1 घंटे बाद आप बोर और लेजी तो फील अब भी कर रहे हो, साथ में आपको आत्मग्लानि भी है कि मैंने 1 घंटा ख़राब कर दिया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपने सारी अटेंशन को पढ़ाई की तरफ फोकस करो। ठीक है भाई, मैं बोर हो रहा हूँ तो चलो मैं अपनी नोटबुक पे कवर चढ़ा लेता हूँ, ठीक है, अच्छी हैबिट है, अपनी नोटबुक को प्रोटेक्ट करके रखो। अब ये जो आपकी नोटबुक्स हैं ये आपके अगले 2-3 साल तक काम आएंगी। कॉलेजेस में भी फर्स्ट ईयर में काफ़ी कुछ आपको इन नोटबुक से हेल्पफुल होगा। अगर आप ड्रॉप करोगे किसी एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स को मेंटेन करके रखो, नोट्स को मेंटेन करके रखो, एक वर्क एथिक बनाओ। वर्क एथिक मतलब अपने प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करके रखना, नोट्स को रिवाइज करते टाइम उसमें कुछ और एक्स्ट्रा लिख लेना। मुझे ध्यान है, एक लॉकडाउन से पहले मैं एक स्टूडेंट की नोटबुक चेक कर रहा था, तो बहुत अच्छी नोटबुक थी, बाहर से बढ़िया कवर वगैरह लगा हुआ था, अंदर हैंडराइटिंग एकदम शानदार थी। लेकिन मैंने उस नोट्स को देख के बोला कि बच्चे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर पढ़ाई कर रहे होते तो उन नोट्स में छोटी छोटी कहीं पर गलतियां थी, अगर उस स्टूडेंट ने उन नोट्स को रिवाइज करा होता तो डेफिनेटली पेन लेकर जो ग्राफ थोड़ा सा 1 के ऊपर से चला गया उसको कट करके 1 के थ्रू पास करवाते। यही चेक करता हूँ मैं जब आपके नोट्स चेक करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि आपने कितनी सुंदर राइटिंग लिख रखी है, कितना अच्छा पेन लिख रखा है, नहीं। आप कीचड़ मचा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा डालते जाओ डालते जाओ। एक ग्राफ है e⁻x का ऐसे जा रहा है, ठीक है, किसी ने उसको गलत बना दिया, तो अगर रिवाइज करते टाइम उसने उसको ध्यान से देखा होता तो वो डेफिनेटली उसको ठीक कर लेता ग्राफ को, ठीक है। तो पता चल जाता है कि कौन स्टूडेंट अपने नोट्स रिवाइज करता है नहीं करता, और 1 सेकंड में देखते ही पता चल जाता है कि आपका वर्क एथिक कैसा है। अगर आपका वर्क एथिक कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप मेरी बात मान के चलिए, आपसे मेरे ख्याल से कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन कर रखे हैं, सारे ग्राफ सही बना रखे हैं और प्रॉपर क्वेश्चन करता है और हर क्लास के बाद डाउट्स लेके आता है कि सर मैंने ये क्वेश्चंस करे थे, ये मुझसे नहीं हुए, डेफिनेटली उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसा रहता है। तो टीचर के साथ बातें करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन ही पूछें। मान लो आपसे सारे क्वेश्चन हो गए तो आप टीचर के पास आइए और ये बताइए कि सर मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ठीक है। फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपसे शायद नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टडीज़ के ओरिएंट अपनी हैबिट्स बनाइए। स्टडीज़ हो गई, सराउंडिंग्स हो गई। सराउंडिंग्स में ये भी चीज़ काउंट होती है, जैसे रूम तो आपने मैनेज कर लिया, अब रूम से बाहर निकल के देखो, आपका गार्डन है, गार्डन में पौधे लगे होंगे, ठीक है, आसपास देख लो पेड़ वगैरह लगे होंगे, पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं, तो आप एक क्यूरियोसिटी डेवलप करिए कि भाई ये जो पेड़ पौधे हैं इनका इंग्लिश में नाम क्या होगा, ये जो पक्षी हैं इनका इंग्लिश में नाम क्या होगा। अब आप सोच के देखिए, जो मोडी होती है, जो मोडी बोलती रहती है कई बार अपने घरों के सामने ऐसे कू कू करके,
आप सोचिए इस मोडी का इंग्लिश में नाम क्या होता है। और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि आपके वहाँ पर नारनौल में या नारनौल के आसपास के गाँव में किस तरह के पक्षी होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर मोडी, चिड़िया, कबूतर, या फिर आप एक प्रॉपर उनको इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करना चाहोगे। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि अपने यहाँ पर नारनौल के आसपास और यहाँ पर 500 से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, 500 से ज़्यादा। आप सोचिए उनके नाम क्या क्या होंगे, किस किस तरह के वो पक्षी हैं जो ऊपर से जाते हैं। कई बार आप देखना आसमान में ऐसे वी शेप करके कुछ पक्षी जाते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं, वो बहुत दूर की लंबी दूरी तय करते हैं। तो आप मान लीजिए एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, तो आप एंटरटेनमेंट में बड़ा स्पेसिफिक सर्च करिए। डिस्कवरी पर डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं कि जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं वो वी शेप में क्यों ट्रैवल करते हैं, और आपको पता चलेगा कि वो एनर्जी बचाते हैं अपनी वी शेप में ट्रैवल करके। तो ये क्यूरियोसिटी डेवलप करिए, ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, फ्री टाइम में, फ्री टाइम की बात है, ऐसा नहीं पढ़ाई छोड़ के फ्री टाइम में जा रहे हैं, फ्री टाइम में सर्च करिए डिस्कवरी चैनल, डॉक्यूमेंट्रीज ऑन बर्ड्स, डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्लांट्स एंड वेजिटेशन। आपके यहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन है, छोटी झाड़ियाँ ज़्यादा हैं या लंबे पेड़ ज़्यादा हैं, या कांटों वाले पेड़ हैं, छोटी पत्ती वाले पेड़ हैं या मोटी पत्ती वाले पेड़ हैं। ठीक है, ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो थी सराउंडिंग से रिलेटेड और स्टडीज से रिलेटेड हैबिट्स। अब एक हैबिट और है जो इसमें आपको इस एज में डेवलप कर लेनी चाहिए, वो है मैनर्स एंड बिहेवियर्स। ये बहुत यूज़फुल होती है आगे लाइफ में, करीब करीब आपको डेली इस हैबिट का फ़ायदा या नुकसान होगा। अगर आपने हैबिट अभी से डेवलप कर ली तो आप मेरे बात का भरोसा करिए, कॉलेज पास होने तक, कॉलेज पास होने के बाद और कॉलेज लाइफ में आपको डेली इस अच्छी हैबिट है ये आपकी डेवलप कर ली आपने तो डेली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, और नहीं हैबिट डेवलप कर पाए तो डेली आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये है मैनर्स एंड बिहेवियर्स। स्टूडेंट्स, मैनर्स में काउंट होता है कि हम अपने बड़े लोगों से या दूसरे लोगों से बातें कैसे करते हैं। ठीक है, इस चीज़ पर भी आप अभी इस लॉकडाउन के दौरान वर्क कर सकते हैं। कैसे काम करिए भाई, मैनर्स, अच्छी मैनर्स क्या हैं, तो आप इंटरनेट पे सर्च करिए भाई गुड, व्हाट आर द सम ऑफ द गुड मैनर्स, और फिर उन मैनर्स को सर्च करिए। ठीक है, उनको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। जैसे आप खाना खाते हो तो आप ये देखिए कि खाना खाने से रिलेटेड अच्छी अच्छी मैनर्स क्या हैं, टेबल मैनर्स क्या हैं, खाना हम कैसे खाते हैं, इंडियन स्टाइल क्या है खाना खाने की, वेस्टर्न स्टाइल क्या है, खाना खाते टाइम किन टाइप की मैनर्स का हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी पता चलेगा कि टेबल जब डली होती है सामने तो कैसे हाथ रखते हैं उस पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के बहुत यूज़फुल होंगी, आप इन चीज़ को डेवलप करिए। ओके, सब कुछ मैनर्स से रिलेटेड जितना भी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका बिहेवियर ओरिएंटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सपोज करिए आपने वॉशरूम यूज़ करा, सो वॉशरूम की भी कुछ मैनर्स होती हैं। आप वॉशरूम से बाहर आ रहे हैं तो वाइप करके आइए, उसको एकदम साफ़ करके आइए। ऐसा नहीं कि टी शर्ट इधर उधर फेंक दी, अपना फेंक दिया, तौलिया फेंक कर आ गए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो वो मैनर्स, आप हैबिट है, वो एकदम हैबिट से डेवलप होता है। ठीक है, आप रात को वॉशरूम यूज़ करके आए तो एकदम बढ़िया साफ़ सूफ करके आ जाओ, ताकि सुबह जब आप उठो तो आपका वॉशरूम में जाते ही एकदम दिल खुश हो जाए, एकदम माइंड फ्रेश रहे, और आप अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचो, रेदर देन यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय द इन हाइजीन। सो मेंटेनिंग हाइजीन इज ऑल्सो ए वेरी गुड मैनर एज वेल एज गुड हैबिट। ओके स्टूडेंट्स, सो मैनर्स एंड बिहेवियर। अब मैनर्स में ये भी आता है कि जैसे आप टीचर से कैसे बात करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं। अब अच्छे मैनर्स में ये भी आता है कि भाई जैसे आपकी मदर हैं, वो बर्तन वगैरह धो रहे हैं तो आप उनकी हेल्प करिए, जाके खाना बना रहे हैं, खाना बनाने में मदद करिए। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा बहुत सारी ऐसी बातें, जैसे मान लो आपने अपनी मदर की हेल्प करी खाना बनाने में, तो कल को आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है ये बात कि क्या आपको पता है कि दाल कैसे बनाई जाती है। बिल्कुल, इंटरव्यूअर पूछते हैं ऐसी बातें, क्योंकि थ्योरी वो आपकी चेक कर चुके हैं रिटन एग्जाम में पहले ही। अब इंटरव्यू में वो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका कैरेक्टर जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं कि आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या नहीं। तो एक ऑफिसर बंदा है, एटलीस्ट उसको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मदर किस कंडीशन में जी रही है। ठीक है, मान लीजिए किसी की मदर है, वो चूल्हे में खाना बना रही है, उसकी आंखों में धुआं जा रहा है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ एक ऐसा कुछ है जाब्ता करिए वहाँ पे ताकि धुआं ना आए। ठीक है, कुछ ऐसा बढ़िया गैस स्टोव वगैरह, अब एलपीजी सिलेंडर होता है, तो आप अगर क्यूरियस हैं, एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि एलपीजी में मीथेन ज़्यादा होती है या इथेन ज़्यादा होती है, कौन सी गैस कितने परसेंटेज में होती है। ठीक है,
और जो क्लोरीफिक वैल्यू होती है एलपीजी की वो कितनी होती है। फिर आप कोल में चले जाइए कि कोल की क्लोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, इंडिया में कोल का स्टॉक कितना है। पावर जनरेशन में चले जाइए कि पावर जनरेशन में एलपीजी क्यों नहीं यूज़ करते, कोल क्यों यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम को बर्न करने से क्या क्या होता है, कार्बन एमिशन। फिर क्लाइमेट चेंज की डायरेक्शन में चले जाइए। तो ये तो एक क्यूरियोसिटी वाली साइड है जिसमें आप जितना जाएंगे उतना आप ऊपर उठते जाएंगे, ठीक है। जितना आप गेन नॉलेज करते जाएंगे उतना आपका लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये मैनर्स, इसकी स्टार्टिंग मैनर्स से ही होती है, ठीक है। मैनर से क्यूरियोसिटी डेवलप करिए, हेल्पफुल नेचर डेवलप करिए। आपका कोई साथी दोस्त है, उसने कुछ पूछ लिया आपसे कि भाई ये क्या हुआ, तो यूँ नहीं कि भाई मैं इसको बता दूंगा ये तो मेरे से आगे चला जाएगा। ऐसे बैठ जाते हैं कुछ लोग, मैं इसको नोट्स ही नहीं दूंगा, मेरे नोट्स फाड़ देगा ये, तो ये नहीं नहीं नहीं। कोई स्टूडेंट है, उसको बेचारे को आपके नोट्स चाहिए, आप उसकी हेल्प करिए, नोट्स दीजिए उसको, थोड़ा गाइड कर दीजिए कि इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ना वहाँ से पढ़ना। देखना आप किसी की हेल्प करोगे तो आपके खुद के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बिहेवियर एंड मैनर्स दे फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट थिंग इज दैट लर्न सम सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, टेकिंग इनिशिएटिव, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करना व्हाट आर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, आप उन क्वालिटीज़ को बिल्डअप करिए, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स में ये भी आता है जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे बहुत बुक्स लिखती हैं और मेहनत करती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसा होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब जैसे किसी से झगड़ा हो गया, सपोज करिए आप स्कूल में गए और आपका किसी साथी स्टूडेंट के साथ कुछ झगड़ा हो गया, कुछ बात हो गई, ठीक है, और आपने मान लो उसको कुछ बोल दिया, कुछ गाली वगैरह दे दी या कुछ मार पिटाई हो गई, तो ये कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया एक। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जाए, ये चीज़ आपको डेवलप करनी है, ठीक है। आपको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको अब मान लो आप माफ़ी मांगने गए, उसने आपको मार दिया वापस, तो खतरा है उस चीज़ में भी, तो आपको टीचर्स से कंसल्ट करना चाहिए, अपने घर पे अपने पेरेंट्स को सच्चाई बतानी चाहिए, ठीक है। जहाँ आपकी गलती है वहाँ उस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैनर्स और सब सॉफ्ट स्किल्स वगैरह मिलाकर पर्सनैलिटी को बिल्डअप करती है, ठीक है। और पर्सनैलिटी ही आपसे हर एग्ज़ाम में टेस्ट की जाती है। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसकी लड़ाई हो गई किसी के साथ, उसने उस दूसरे को मुक्का मार दिया और मुक्का खा लिया, और फिर उसने कल से स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल जाना छोड़ दिया, भाई मेरी तो लड़ाई हो गई, मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगा। या मान लो किसी टीचर के साथ बहस हो गई और उस टीचर की क्लास में ही नहीं बैठता, उस टीचर का पीरियड आता है बाहर भाग जाता है, या स्कूल ही नहीं जाता, भाई फलानी टीचर से मेरी लड़ाई होगी। तो देखिए इस चीज़ का पढ़ाई के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। और कहीं पर भी हमको ऐसे ट्रेन नहीं किया जाता कि आपको इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना होता है, क्योंकि ये झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसलिए ये इतना बड़ा एक सब्जेक्ट बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि ऐसे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको डेवलप करिए। मेरी भी स्कूल में झगड़े वगैरह हो गए थे, लड़ाई हो गई थी, लेकिन उन चीज़ को माफ़ी मांग के या अपना पक्ष बिल्कुल साफ साफ रख के कॉन्फिडेंटली बिल्कुल अपनी सच्चाई बता, कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी स्किल है, कॉन्फिडेंस सीखिए। सो कॉन्फिडेंटली बिल्कुल सच्चाई बताओ कि सर ये हुआ था और मुझसे ये गलती हुई और मैं इस चीज़ के लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। या फलाने ने ये कर दिया सर, आप प्लीज़ उसको बोलो कि मुझसे माफ़ी मांगे, या आप इंसाफ करिए, या जो उसको जो भी पनिशमेंट देनी है वो दीजिए, मुझे जो पनिशमेंट देनी है वो दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, आपको एक ढंग से आपकी पढ़ाई वाले फैक्टर को इम्प्रूव करता जा रहा है ना। क्लास में आपके सभी के साथ अच्छे रिलेशन हैं, कल को आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ गई तो 6-7 लोग आ जाएंगे आपको नोट्स देने। मान लो कोई ऐसा है जिससे कोई बात ही नहीं करता, जब सबके साथ लड़ता है, सबको मारता है, उसको कोई नोट्स भी नहीं देगा। तो एक ढंग से सॉफ्ट स्किल्स का डायरेक्ट आपकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आप इन फ्यूचर डेवलप करना, कॉलेज लाइफ में ज़रूर डेवलप करना, और अभी अच्छा मौका है इस सबको ध्यान से इसके बारे में सोचना, ये आपकी सब अच्छी हैबिट्स में काउंट होगा। ओके, एक और मैं आपको बताऊं अच्छी हैबिट ये है कि जैसे मान लो टीचर ने बोल दिया कि भाई इस डेट को आपको ऑनलाइन वीडियो देखनी है या ऑनलाइन मीटिंग, जूम मीटिंग में आपको आना है, तो ये आपकी मैनर्स बनती हैं कि भाई आप बताओ कि सर मैं नहीं आ पाऊँगा, अगर आप नहीं आ सकते तो। अगर आपने मैसेज पढ़ लिया तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसका कुछ तो रिप्लाई करो। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है मीटिंग है, चलो मैं चुपचाप चूहे की तरह बिल में छुपा रहूँगा, ना मैं जाऊँगा, ना मैं बताऊँगा और ना मैं सामने आऊँगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप साफ साफ बताइए सर ये प्रॉब्लम है, देखिए मैं नहीं आ सकता, उस चीज़ का कुछ समाधान निकाला जाएगा। जूम नहीं तो फिर किसी और तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैंने आपको होमवर्क दे दिया, भाई ये 30 क्वेश्चंस हैं, कर लेना, इनका असाइनमेंट सोल्व करके मुझे फेयर नोट्स में बताना। और आपने क्या काम करा, भाई चलो ठीक है, हाँ ठीक है, देख लिया, देख के रख लिया, ना ये बताया कि हो गया, ना ये बताया कि मुझसे नहीं हुआ। तो ये बैड मैनर्स में काउंट आता है।
अब ये सारी चीज़ें हैं तो एक पर्सनैलिटी और एक आप कह सकते हो एक पर्सनल लेवल पर, लेकिन इनका आउटर वर्ल्ड पर जो आपकी स्टडीज़ है, आपकी परफॉर्मेंस है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। All right, students. So the last 2 points that I want to discuss is first is health, health oriented वर्क करिए। हेल्थ अपना जैसे एक्सरसाइज हो गया, अच्छा खाना पीना करना, पानी पीना, पानी पीते रहिए लगातार। और लाइफस्टाइल जो मैंने बताई दिया, अपना रूम मैनेज करके रखिए। स्लीपिंग आवर्स फिक्स रखिए कि भाई मैं इस टाइम में सोऊंगा, इस टाइम में उठूंगा, इतने घंटे मेरी पढ़ाई हो रही है, इतने घंटे मैं रेस्ट करता हूँ, इतने घंटा मेरा हॉबीज़ का टाइम है, इतना घंटा मेरा फ्री टाइम है, इतना घंटा मैं गेम्स खेलता हूँ। तो उन सारी चीज़ों को अपना रूटीन, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ में आप उस कॉर्नर में डाल सकते हैं। उससे रिलेटेड आप 10-12 हैबिट्स अलग अपनी निकाल सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट आई वांटेड टू टेल यू इज अ जनरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। स्टूडेंट्स, एक क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी डेवलप करिए। कुछ हैबिट्स आप क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी वाले फील्ड में डेवलप करिए। क्रिएटिविटी जैसे कुछ लिखना, कुछ अच्छा लिखिए, आप डेली लिखिए, हफ्ते में एक बार लिखिए, लेकिन कुछ अच्छा लिखिए। जैसे इंग्लिश की कोई थॉट हो गई आपके दिमाग में, कोई अच्छी थॉट आई कि भाई ये थॉट है, आप उसको लिखिए कोटेशन बना के, ठीक है, कोई अच्छी पोम लिखिए। और क्रिएटिविटी इन द सेंस, जैसे सपोज करिए आप कोई क्वेश्चंस आपने करे, कुछ मान लीजिए आपने लिमिट्स वगैरह के कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे, ठीक है। तो अब ये आपकी क्रिएटिविटी इस ढंग से देखी जा सकती है कि आप उसमें और थोड़ा कुछ ऐसा मेथड अपनी साइड से डेवलप करने की कोशिश करें कि जो उस प्रोसेस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। जैसे क्रिएटिविटी आप स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट करिए इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग नोट्स। ठीक है, नोट्स अपने बिल्कुल ऐसे बनाइए ताकि आपका मन करे उन नोट्स को बार बार पढ़ने का। और जैसे मैं उस चीज़ को बताऊं इन प्रॉपर वर्ड्स, सो क्रिएटिविटी इन द सेंस, सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ओके, सो यू शुड फाइंड योर पर्सनल वेज, योर पर्सनल थ्योरी यू शुड डेवलप टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब जैसे सेट्स के क्वेश्चन हैं या रिलेशंस के क्वेश्चन है, तो मैंने एक तरीका बता दिया, भाई आप इसको इस तरीके से लिखिए। अब आपकी क्रिएटिविटी जब सामने आएगी जब आप अपना तरीका उसमें डेवलप करें कि इसको हम कैसे और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। हर क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और बेटर तरीका ढूंढिए, लिखने का और बेटर तरीका ढूंढिए। मैंने एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रिपरेशन करी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करी है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मेरा जो लिखने वाला पोर्शन है कि किसी क्वेश्चन को लिखते कैसे, आंसर मैं बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट ये आएगा, लेकिन लिखने का तरीका हो सकता है मेरा उसको इतना बेटर ना हो जितना किसी और टीचर का हो सकता है। तो आप इंटरनेट पे बुक्स में सर्च करिए कि इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और बेटर तरीका क्या हो सकता है। ओके, so this is under the point creativity or curiosity, in the sense that you should try to be more curious with your studies, with your surroundings, with your studies. क्यूरियोसिटी इन एवरी सेंस, इन एवरी पॉसिबल सेंस। जैसा मैंने अभी बर्ड्स और वेजिटेशन का आपको एग्जांपल बताया, उनके नेम्स याद करना, उनकी स्पेसिफिकेशंस याद करना। जैसे मॉनसून क्या है, मॉनसून के बारे में अगर आप क्यूरियस हैं तो अभी मॉनसून इस साल जल्दी आ रहा है या लेट आ रहा है, तो उस ढंग से थोड़ी सी क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे तो वो चीज़ आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्यूरियोसिटी इन ऑल्सो द सेंस दैट कोई एक थ्योरी का टॉपिक है जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया कि भाई साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का ये फॉर्मूला होगा, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि ये ढूंढने की कोशिश करिए अपने फ्री टाइम में, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए कि इसका प्रूफ क्या होगा। ये जो इंटरवल आया कि x 0 से लेकर 1/2 तक होना चाहिए, ये इंटरवल ऐसा ही क्यों आया, उसका थोड़ा प्रूफ ढूंढने की कोशिश करिए। ग्राफ से देखिए उसको, ग्राफ से हम समझ सकते हैं क्या। मान लीजिए कोई एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, वो आपने बाय थ्योरेटिकल मेथड कर दिया, आप उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, या ग्राफ से कर दिया आप उसका थ्योरेटिकल मेथड बनाइए। तो ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो एक टॉपर स्टूडेंट को एक एवरेज स्टूडेंट से अलग करती हैं। आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको पूरी अटेंशन उस दिशा में डाइवर्ट करनी होगी और हैबिट्स उससे ओरिएंटेड आपको डेवलप करनी होंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो बस यही सारी बातें थी जो मैं बोलना चाहता था। परफॉर्म वेल इन द अपकमिंग डेज, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, डेवलप डिसिप्लिन एंड मैनर्स, एंड परफॉर्म
वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।